आज फिर एक नया वीडियो के साथ हम आज इस वीडियो में देखेंगे 48वीं बीपीएससी से लेकर के 52वीं बीपीएससी तक के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों जो 2008 में पूछा गया था। और इस वीडियो में लगभग 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो आगामी बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। पत्रों को हम लोग आज कवर करेंगे और यह प्रश्न पत्र 2008 में पूछा गया था 48वीं से 52वीं बीपीएससी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम लोग 150 प्रश्नों को देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हैं। और यह वीडियो बीपीएससी 66वीं के मद्देनज़र प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विशेषतः मुख्य विश्लेषण के साथ बनाया गया है। प्रश्न नंबर 1 है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। कहा जाता है कि कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत के उत्तरी सरकार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया और जिसका उद्देश्य था लगान व्यवस्था में अस्थायित्व लाना। और इसके तहत सरकार ने अपना तथा जमींदारों के राजस्व का हिस्सा तय कर दिया। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। कहा जाता है कि अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ और इस सभा का उद्देश्य था किसानों के आर्थिक शोषण को रक्षा करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। कहा जाता है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को हुआ और लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। दक्षिण मालाबार केरल के मुस्लिम पट्टेदारों तथा खेतिहरों को मोपला कहते थे। इन्होंने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध 1921 में विद्रोह किया था। प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। ऑप्शन बी सही उत्तर हो। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र, तमाड़, खुट्टी, रांची, चालकंद आदि में मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया और 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जनवरी 1900 में कैप्टन रोच ने सरवदा में तथा स्ट्रीट फील्ड ने सैलर काप पहाड़ी के पास मुंडा विद्रोहियों को परास्त किया और 3 मार्च को बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए और 9 जून 1900 को जेल में हैजा से बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने किया और उसने अपने छोटे बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया, छोटे बेटे को। अगला प्रश्न है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। ज्योतिबा फुले 1873 में समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उन्होंने समाज के सभी वर्गों के अनाथों तथा स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं तथा अनाथालय खोले थे। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। कहा जाता है कि जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब तक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1926 से लेकर के 1939 तक। ऑप्शन बी सही। कहा जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में की गई थी
और 1926 से लेकर के 1927 में इनमें क्रांतिकारी गुट, जिन्हें जिनेवा, एम्स्टर्डम, धुरी तथा मास्को गुट भी कहते थे, की प्रधानता हो गई। फलतः 1928 में देश में आधारभूत औद्योगिकी अशांति रही और 1929 से लेकर के 1933 के बीच मेरठ षड्यंत्र केस में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि 1848 से लेकर के 1856 के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि बटाई का अर्थ होता है खेत जोतने वाले तथा भूस्वामी अर्थात सरकार के बीच उपज का बंटवारा, निर्धारित राजस्व का भुगतान नगद या फिर अनाज के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व के लगभग सेना का निरीक्षण करते समय उसे मार दिया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए सही उत्तर। कहा जाता है कि यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग हुआ है और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने इन नामों का तदम चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र राज शासन पर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है और इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 4000 श्लोक है। अगला प्रश्न है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संग्रहालय के लिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। अगला प्रश्न है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के कैवी पीढ़ी का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, षष्ठम पीढ़ी का। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। कहा जाता है कि वज्जी एक गण संघ था जिसमें 8 गण शामिल थे। इसमें थे लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, कौरव और इक्ष्वाकु और इस संघ की राजधानी वैशाली थी और यह संघ विश्व का प्रथम गणराज्य था। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन। कहा जाता है कि हर्यक वंशी शासक उदयन को उदयभद्र भी बोला जाता था। 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया और तथा राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक जानी को। कहा जाता है कि बंगाल के सुल्तान हुसामुद्दीन एवाज ने बिहार को जीत करके बंगाल में मिला लिया था। फलतः 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार के लिए कूच किया और एवाज ने बिना लड़े ही इल्तुतमिश का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। कहा जाता है कि अफगान महमूद लोदी को चौहरिया के युद्ध अगस्त 1532 में हराने के बाद हुमायूं ने सोरखा के आधिपत्य वाले चुनार दुर्ग पर हमला किया और सितंबर 1532 के अंततः शेर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1576 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
कहा जाता है कि बंगाल तथा बिहार के शासक दाऊद के ऊपर अकबर ने 1574 में चढ़ाई करके बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया और बंगाल अभियान का नेतृत्व मुनीब खां ने किया, जिसने मार्च 1575 को दाऊद को हरा करके बंगाल को जीत लिया और 1576 में दाऊद को अंतिम रूप से हरा करके बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है कि इत्मा उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नूरजहां ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इत्मा उदौला का मकबरा 1626 ईस्वी आगरा में अपने पिता की याद में नूरजहां ने बनवाया था। और यह मकबरा पूर्ण संगमरमर से बनी मुगल काल की यह पहली इमारत है और सर्वप्रथम इसी मकबरा में पितरा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। और कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की थी और यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की रानी के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को। बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को शाह आलम से इलाहाबाद की दूसरी संधि की और मुगल सम्राट ने इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी कंपनी को सौंप दी। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया था 1857 के। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह जो था उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के सैनिकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। फलतः सेना का पुनर्गठन, विभाजन तथा प्रतितोलन की नीति पर किया गया और सेना में सिख, गोरखा, पठान आदि जिन्होंने विद्रोह के दमन में बड़ी भूमिका निभाई थी प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 में। कहा जाता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण आदि की गिरफ्तारी हुई और सरकारी नीति के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में। कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया और फलतः बंग भंग विरोधी आंदोलन फूट पड़ा और लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 में। कहा जाता है कि कंपनी सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति M.E. सैंडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग में 2 भारतीय भी सदस्य थे, जिसमें पहला सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा जियाउद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता तथा इसके नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1883 तथा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और शीघ्र ही यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रच्छन्न कर दी गई। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे?
तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1939 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का सहयोग किए थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज व मध्य आंदोलन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को एक जोरदार हड़ताल का आह्वान किया और इस क्रम में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हुई थी। अगला प्रश्न है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों पर बल दिया और उन्हें राजनीति में उग्रवादी परंतु सामाजिक सुधार में नरमदलीय माना जाता है और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की थी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 में। कहा जाता है कि 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1 अगस्त 1920 से आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन को सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मंजूरी भी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में। रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 18 मार्च 1919 को भारतीयों के प्रबल विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित कर दिया गया और इसके तहत भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक बंदी रखा जा सकता था। अगला प्रश्न है कि गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण में। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर के क्रूर जज किंग्स फोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को इसकी गाड़ी पर बम फेंका, किंतु वह उस गाड़ी में नहीं था इसलिए बच गया और दोनों क्रांतिकारी को फांसी की सजा हो गई। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना की। अगला प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर के जेल में। कहा जाता है कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान किया और 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता को कैद कर लिया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और उन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया गया। अगला प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी।
1931 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी थी और अक्टूबर 1934 में उनके सहयोग से अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि रांची शहर स्थित है, कहाँ है रांची शहर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा के खाली जगह भरना है, प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कितना प्रतिशत पूर्ति होती है कोयला से ऊर्जा का स्रोत? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 67%। अगला प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। अगला प्रश्न है कि भारत के सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु परियोजना से। कहा जाता है कि भारत में सिंचाई परियोजना को 1978 से 1979 में 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसमें पहला है बड़ी सिंचाई परियोजना, और बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल होते हैं जिनकी क्षमता होता है 10,000 हेक्टेयर से अधिक तक को सिंचित करने की। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर तक। और दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना, और मध्यम सिंचाई परियोजना की क्षमता 2,000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक के बीच सिंचाई करता है। अगला है छोटी सिंचाई परियोजना, और इसकी क्षमता है 2,000 हेक्टेयर तक ही, और छोटी सिंचाई परियोजना के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 59% को पानी उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, इसमें चारों विकल्प गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में मई में तापमान तेजी से बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु दाब घटने लगता है और शीत ऋतु के उच्च वायुदाब के स्थान अत्यंत निम्न वायुदाब ले लेता है, और यह पश्चिम राजस्थान से लेकर के पश्चिम बंगाल तक विस्तृत होता है, और निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बंगाल के खाड़ी एवं अरब सागर से वायु तेजी से आती है, और भारतीय उपमहाद्वीप पर आने वाले इस वायु को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों से ही मानसून भारत में प्रवेश कर जाती है, और इस प्रकार ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि रेलवे के जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत में 1991 से लेकर के 2001 में साक्षरता के वृद्धि दर कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12.6%। और इसके बारे में कहा जाता है कि जनगणना 2001 में भारत के साक्षरता की वृद्धि दर 12.6% थी, और 1991 से लेकर के 2001 दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसके बाद मध्य प्रदेश, और तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र, और चौथा में आंध्र प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 324 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2008 के हिसाब से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहता है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब थी, 1 अरब के आसपास थी, और जनगणना 2011 में बढ़ करके 1 अरब 21 करोड़ के आसपास हो गया था। अगला प्रश्न है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में।
भील जनजाति सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है और इसके बाद अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया गया, दूसरा ऑप्शन में महाराष्ट्र होगा, तो महाराष्ट्र सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। और इसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करता है और साथ ही सूर्य के चक्कर भी लगाती है और 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है। अतः 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और मार्च और सितंबर में पृथ्वी के सभी भागों में दिन रात बराबर होता है और विषुवत रेखा पर दिन रात वर्ष भर एक समान होता है और मौसम भी एक जैसा ही होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप कौन सा स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ खाली जगह भरना है तो यह कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, खाली जगह भराएगा ऑस्ट्रेलिया। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास स्थित सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है और यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, कहाँ स्थित है दक्षिणी गंगोत्री, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि भारत ने सन 1981-82 ईस्वी में प्रथम बार अंटार्कटिका पर अपना खोज अभियान भेजा और यह वहां क्वीन मॉड लैंड पर रुका और इस महाद्वीप पर एक प्रयोगशाला स्थापित की गई जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री या फिर इंदिरा शिखर पड़ा और 1983 में इसका नाम रखा गया था। और एक और स्टेशन मैत्री है, इसका नामकरण 1981 में स्थापित किया गया था और इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है अंटार्कटिका को। अगला प्रश्न है कि यूरोप की एक पर्वतीय श्रृंखला है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत जो है वह यूरोप के पर्वतीय श्रृंखला है। कहा जाता है कि आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में है और इसकी अन्य श्रेणी दक्षिण में इटली का एपिनाइन पर्वत और पश्चिम की ओर पेरिनीज पर्वत जो फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाती है और पूरब की ओर कार्पेथियन पर्वत और उत्तर पूरब की ओर जूरा पर्वत नाम की एक छोटी सी श्रेणी है। और आल्प्स पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट ब्लॉन्क फ्रांस में स्थित है, लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस रूस में है जो काकेकस पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए, तो इसको सुमेलित करना है। पहला में दिया गया है गर्म जल, तो इसका उत्तर हो जाएगा सहारा। और दूसरा में अत्यधिक ठंडा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 अंटार्कटिका। और तीसरा है अत्यधिक वर्षा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 चेरापूंजी में। और चौथा है अत्यधिक सूखा जगह, तो चिली इसका उत्तर हो जाएगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिक्षेत्र का अंश कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22%। अगला प्रश्न है कि भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था, IDF को पहले किस नाम से जानते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत सहायता क्लब के नाम से। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1990 के दशक से भारत सहायता क्लब को भारतीय विकास फोरम के नाम से जाना जाने लगा और विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 1958 में स्थापित किया था और जून 1994 में इसका नाम भारत विकास मंच कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जाए, तो यह सत्य होगा। कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय और दूसरा है गरीबी का दुष्चक्र और तीसरा है कृषि पर अधिक जनसंख्या का दबाव
और चौथा जनसंख्या के उच्च वृद्धि। 1 मार्च 2011 को भारत में जनसंख्या 121.02 करोड़ के आसपास है, जो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5%। वही भारत के पास विश्व का कुल भूमि का क्षेत्रफल केवल 2.42% ही है। अतः स्पष्ट होता है कि साधनों के सापेक्ष जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री कर से। कहा जाता है कि मोडभेट का पूर्ण रूप मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है। संशोधित मूल्य वर्धित कर, अब यह बैट का ही संशोधित रूप है और बैट के संशोधित लक्ष्मीकांत झा के अध्यक्षता में 1976 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। कहा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 के प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकृत कर दी और 11वीं योजना के विकास लक्ष्य 9% रखा गया और वही अंतिम वर्ष में 10% तक हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समाविष्ट आर्थिक विकास रखा गया था। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। पहला हरित क्रांति से, और दूसरा श्वेत क्रांति से, और तीसरा नीली क्रांति से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में संसद में की थी और इस नीति में कृषि क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया, जिसमें सभी कृषि क्रांतियों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। कहा जाता है कि भारत में करेंसी नोट छापने का एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है, जो 2 रुपया से लेकर के 2000 रुपये तक के नोट अब छाप सकते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है और इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है और अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1966 से लेकर के 1969 के बीच। और उसके बारे में कहा जाता है कि भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता को देखते हुए 1966 में सूखा, मुद्रास्फीति आदि के कारणों से 1966 से लेकर के 1969 के बीच 3 वार्षिक योजना लाई, उसे ही योजना अवकाश की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। रोलिंग प्लान की योजना जनता सरकार के द्वारा लागू। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और यह रिपोर्ट 2007-8 से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बजटीय घाटे का योग सरकार का बाजार ऋण का दायित्व। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारत में बजट निम्न प्रकार के घाटा का प्रयोग होता है, जैसे राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या हो जाए? राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय को राजस्व घाटा बोलते हैं। और दूसरा बजट घाटा, तो कुल प्राप्तियों और माइनस कुल व्यय ही बजट घाटा है। और तीसरा राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण का दायित्व। और अगला है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान।
अगला प्रश्न है कि नंदीग्राम में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलीम समूह को। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। और यह रिपोर्ट 2008 से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार करना है, तो सबसे पहले क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया 3, 1, 4, 2। सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातांत्रिक। कहता है कि प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र की गणराज्य, स्वरूप और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता उपरोक्त शब्द क्रम में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के। कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा और यह अमेरिकी प्रथा के अनुसरण करता है। और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या फिर किसी राज्य विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि यदि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, तो कैवा संशोधन के द्वारा कर दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 61वां संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रशासकीय अधिकरण में। कहा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा दिया गया और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरों में बांटा गया, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत और दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। यानी ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के मध्य स्थानीय निकाय का गठन किया गया जिसे पंचायत समिति कहा गया और यह ब्लॉक या फिर विकास खंड के स्तर पर होता है और यह एक प्रशासकीय अधिकरण है। अगला प्रश्न है कि श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कैवा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां। अगला प्रश्न है कि भारत के चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो भारत के चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। और इनके बारे में कहा जाता है कि चलित न्यायालय की रूपरेखा सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रखी थी और जिसका मुख्य उद्देश्य समय की बचत एवं समस्याओं के जल्द निपटारे का था और इसके अंतर्गत सिविल एवं क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया। और भारत का पहला चलित न्यायालय हरियाणा के मेवात में तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश द्वारा 4 अगस्त 2007 को उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल के भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कैवा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां। अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। जब दोनों सदन के द्वारा कोई विधेयक अलग
अलग अलग संयुक्त बैठक में पास कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और यदि राष्ट्रपति अनुमति रोक देता है तो वह विधेयक का अंत हो जाता है, और यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता है तो वह अनुमति की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा किया गया है, और यह उच्च एवं अस्थायी सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता, और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, और इसके बारे में कहा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। जब एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है या वह उच्च न्यायालय के में नियुक्त हो जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत नहीं धारण करता, महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, और इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और यह सरकार का मुख्य विधि अधिकारी है, और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भी है, और साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का भी अधिकार है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। और कहा जाता है कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में अंगीकृत किया गया, और यह मूल संविधान का भाग नहीं थे, और 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया, और मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 भाषा। कहा जाता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के संबंध में उल्लेख है, और जो अनुच्छेद 344(1) और 351 में है, और जब संविधान 1950 में लागू किया गया था तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषा थी, और वर्तमान में यह संख्या बढ़ करके 22 हो गई। अगला प्रश्न है कि एशिया कप 2007 की विशेषता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रभजोत सिंह, और यह 2007 से लिया गया है, करेंट अफेयर 2007 का है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न है कि इन देशों में कौन सा देश G8 का समूह सदस्य नहीं है। G8 का समूह सदस्य कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन जो है वह G8 का समूह सदस्य। G8 क्या है उसके बारे में देखते हैं। G8 विश्व के 8 औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश का समूह है, और G8 के सदस्य देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, रूस। G8 का प्रथम सम्मेलन पेरिस, फ्रांस के निकट एम्बोइलेट में 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लिट्टे इसके लिए प्रसिद्ध है। लिट्टे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम के लिए। कहा जाता है कि लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम श्रीलंका का एक विद्रोही संगठन है, और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 11 जनवरी 2008 को लिट्टे को विश्व का सबसे खतरनाक कट्टरपंथी संगठन कहा है। अगला प्रश्न है कि G15 क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के विकासशील देशों का संगठन। इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के विकासशील देशों का संगठन, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि G15 विकासशील देशों का समूह है, और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था,
बेलग्रेड में निर्गुट शिखर सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना G15 में 19 देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका महाद्वीप से मैक्सिको, जमैका, वेनेजुएला, पेरू, ब्राज़ील, चिली व अर्जेंटीना और अफ्रीका महाद्वीप से सेनेगल, अल्जीरिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र और एशिया महाद्वीप से भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूरोप महाद्वीप से यूगोस्लाविया आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुआ था? तो उत्तर में चारों विकल्प गलत हैं। ना ही त्रिवेंद्रम और ना ही अहमदाबाद और ना ही बंगलुरु और ना ही दिल्ली में होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय बंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1987 को हुआ था। चूँकि प्रश्न में इस प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि अगस्त 1887 दी गई थी, अतः यह गलत है। उत्तर में इनमें से कोई नहीं होगा। और यह सूचना 2007 से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और अमेरिका द वाशिंगटन पोस्ट ने 2008 ईस्वी के सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए 14 में से 6 पुरस्कार जीते थे। अगला प्रश्न है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलो से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसकी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं तथा 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि आसियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए। कहा जाता है कि आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके सदस्य देश हैं थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इसका उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में आर्थिक प्रगति में तेजी लाना है और आर्थिक स्थायित्व को बनाए भी रखना है। अगला प्रश्न है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन में। अगला प्रश्न है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। कहा जाता है कि G8 मूलतः औद्योगिक रूप से विकसित देशों की संगठन है, जिसमें सदस्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, रूस। अगला प्रश्न है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा चाइना न्यूज। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 में। कहा जाता है कि विश्व पटल पर बढ़ते आर्थिक एकीकरण अभियानों जैसे नाफ्टा, साफ्टा, सार्क आदि के प्रयासों ने क्षेत्रीय आर्थिक गुटों को बढ़ावा दिया और इसी कड़ी में जुटा maastricht संधि
9-10 जनवरी 1991 को यूरोपीय आर्थिक एकीकरण का उद्देश्य से यूरोपीय मंच को जन्म दिया और इसके लिए याक डॉलर्स योजना के परिणाम के रूप में आज यूरो मुद्रा दस्तक दी है। और 31 दिसंबर 1998 को ब्रुसेल्स के बैठक के बाद 1999 ईस्वी में यह मुद्रा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इस राज्य में भी फैल चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी नक्सलवाद फैल चुका है। ऑप्शन अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1963 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था और सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से रक्त दाब की मापक यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर। कहा जाता है कि एफेरोमीटर धरातल की वक्रता मापता है। एफेरोमीटर ऑप्शन और एनीमोमीटर ऑप्शन बी में दिया गया। एनीमोमीटर वायु वेग मापा जाता है इसके द्वारा। और ऑप्शन सी में दिया गया है स्फिग्नोमैनोमीटर, तो इसके द्वारा रक्त की माप की जाती है। और अगला है एमीमीटर, तो एमीमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। कहा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन एक विषैली खाद्य पदार्थ है जो यकृत को प्रभावित करता है, क्योंकि यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है और यकृत प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है और विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और यही कारण है कि जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारण की जांच के लिए यकृत की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है कि रडार का आविष्कार कौन था। आविष्कारक कौन है रडार का। तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की, घोषणा किस वर्ष किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2004 में। अगला प्रश्न है कि समझौता इन देशों से संबंधित है। तो 1, 2, 3 समझौता किन देशों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका से। कहा जाता है कि भारत अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग का द्विपक्षीय समझौता है और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा एक्ट में सेक्शन 1, 2, 3 के तहत ही अमेरिका को द्विपक्षीय असैनिक परमाणु सहयोग समझौता करने पड़ते हैं, इसलिए इसे 1, 2, 3 समझौता कहा जाता है। और हाइड एक्ट अमेरिका का एक राष्ट्रीय कानून है, जबकि 1, 2, 3 समझौता दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता का नाम है और 1, 2, 3 समझौता हाइड एक्ट की अगली कड़ी है। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति के सूची में जातियों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2007 में 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार वर्ष 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस स्लिम हेलू। और यह करंट अफेयर 2007-8 से लिया गया है, तो अभी का करंट अफेयर याद कर ले। अगला प्रश्न है कि लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय ने जुलाई 2007 ईस्वी को संस्कृत विविधता के लिए इस भारतीय महिला को मानद उपाधि प्रदान की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिल्पा शेट्टी को। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावलपिंडी में। 27 दिसंबर 2007 के पूर्व की बेटी के रूप में जानी जाने वाली बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई और जब वह रावलपिंडी के लियाकत बाग पार्क में चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रही थी, वह पाकिस्तान के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन।
कहा जाता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के बंटवारा के बाद अधिकांश खनिज संसाधन जो है झारखंड में चला गया, किंतु बिहार में 160 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार। कोयला के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है और भारत के राज्यों में सबसे अधिक कोयले का भंडार झारखंड राज्य का है। अगला प्रश्न है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 60%। अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है कि भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड एक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का खाली जगह भरना है प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। इसका उत्तर हो जाएगा 8% बिहार राज्य में निवास करती है, खाली जगह में 8 भराएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का खाली जगह भरना है बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा भारत का बिहार। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान किसका आता है? तो बिहार का आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव वर्ष 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 मई और 31 मई को। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के शिशु मृत्यु दर कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड से कम। अगला प्रश्न है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुशील मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2007-08 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2006-07 में बिहार के विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था लगभग कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 56%। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 46%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को मिलान करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है और सूची 2, सूची 1 में आंदोलन और सूची 2 में दिया गया है जगह। इसका पहला का हो जाएगा बारदोली। बारदोली कहाँ है? तो इसका मिलान हो जाएगा गुजरात में। दूसरा है चौरा चौरी। चौरा चौरी हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश में। और तीसरा है यरवदा। यरवदा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और चौथा है नोआखली। तो नोआखली का ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन नदी। अगला प्रश्न है कि किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन के सरकारी बुक को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।